नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेज या हिंदी में विषाणुओं का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि विषाणुओं का वर्गीकरण बहुत लंबे समय तक समस्यात्मक क्यों बना रहा। दूसरा पॉइंट कि विषाणु का जो एक सिस्टमेटिक एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने या किन वैज्ञानिकों के ग्रुप ने सबसे पहले दिया, और जो क्लासिफिकेशन दिया गया वह किस पॉइंट पर आधारित है, और वायरस को कितने ग्रुप में फ़िलहाल उसको डिवाइड किया गया है, या एक है कि डीएनए और आरएनए के बेसिस पर किन किन ग्रुप में इसको बांटा गया है। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि वायरस का जो क्लासिफिकेशन है बहुत लंबे समय तक समस्यात्मक क्यों बना रहा है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा उसके 3 पॉइंट को दिए गए। सबसे पहला है कि वायरस की जो साइज होती है वह अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज काफ़ी लेट हुआ, तो इस कारण से इसका क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं आया। दूसरा था प्रेजेंस ऑफ लिविंग नॉन लिविंग फीचर। वायरस के अंदर सजीव निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग वायरस को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था एब्सेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। वायरस का कोई फॉसिल रिकॉर्ड अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, नहीं खोजा गया। इन 3 पॉइंट के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय तक समस्यात्मक बना रहा। फिर लगभग 1962 के आसपास जो है कि लाउफ करके थे, हॉर्न और टर्नियर 3 वैज्ञानिक आए। इन्होंने कुछ पॉइंट को आधार बना करके इसका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेज इज प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग फीचर और एब्सेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। मतलब लंबे समय तक प्रॉब्लमेटिक होने के कारण वही बताया गया कि वायरस के अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज का होना और इसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग दोनों का फीचर होना, जिससे कंफर्म नहीं हो पाया कि इसको हम लोग लिविंग में रखेंगे नॉन लिविंग में। और तीसरा इसके कोई फॉसिल रिकॉर्ड अभी तक नहीं खोजा गया। इसके बाद 3 वैज्ञानिकों का ग्रुप आया। तो क्या लिखा गया कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अध्ययन के आधार पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन के द्वारा 3 वैज्ञानिक थे, लाउफ, हॉर्न और टर्नियर। इन्होंने 1962 में वायरस के क्लासिफिकेशन के लिए एक सिस्टम दिया। वो सिस्टम जो कि फेमस हुआ LST सिस्टम ऑफ वायरल क्लासिफिकेशन। LST सिस्टम ऑफ वायरल क्लासिफिकेशन, जो LST 3 टर्म है, ये तीनों वैज्ञानिक के नाम के पहले अक्षर को ले गए। जैसे इसमें L है जो लाउफ, H मतलब हॉर्न और T मतलब टर्नियर। ये तीनों वैज्ञानिकों ने खोजा, तो उन्होंने उसके आधार पर इसका नाम LST सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया है। और इस क्लासिफिकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही रहा कि इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया था इंटरनेशनल कमेटी फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर इन 1966। मतलब ये 3 वैज्ञानिकों ने जो क्लासिफिकेशन वायरस का दिया, इस क्लासिफिकेशन को जो इंटरनेशनल कमेटी वायरस नॉमेनक्लेचर के लिए बनाई गई थी, उन्होंने 1966 में इसको अप्रूव्ड किया कि इनका क्लासिफिकेशन अब तक का सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन है। अब प्रश्न आता है कि इनका जो क्लासिफिकेशन था कितने पॉइंट पर, किन बिंदुओं पर आधारित था। तो यहाँ हम लोग नियर अबाउट लगभग 9 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो प्रमुख रूप से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था जो उनके क्लासिफिकेशन का आधारित था, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब सबसे पहले इन लोगों ने ध्यान दिया वायरस को क्लासीफाई करने में कि उसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वह डीएनए है कि आरएनए है। डीएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड, आरएनए है तो सिंगल है कि डबल स्टैंडर्ड। दूसरा पॉइंट था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस। वायरस का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसको आधार बनाया।
तीसरा पॉइंट था शेप एंड साइज ऑफ वायरस, वायरस की आकृति और आकार क्या है, इसको आधार बनाया। चौथा पॉइंट था नंबर ऑफ कैप्सिड। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कोई भी वायरस है तो उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट जो होते हैं बहुत सारे आइडेंटिकल मोनोमर से बने होते हैं। तो प्रोटीन कोट के आइडेंटिकल मोनोमर को या प्रोटीन कोट के यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो कैप्सिड की संख्या अलग अलग होती है, तो इसको भी इन्होंने आधार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट था डायमीटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्वाइल्स। जो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए जो है हेलिक्स है उसका डायमीटर क्या है, इसको इन्होंने भी आधार बनाया। और अगला पॉइंट था इंटरसेलुलर मल्टीप्लिकेशन। इंटरसेलुलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग ये हो गया कि जो वायरस किसी सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है, वृद्धि करता है, तो किस मेथड से वह रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, कौन सी तकनीकी यूज करता है, इसको उन्होंने आधार बनाया। अगला पॉइंट है टेम्परेचर इनएक्टिवेशन। मतलब अलग अलग वायरस अलग अलग टेम्परेचर पर इनएक्टिवेट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तो इस टेम्परेचर को भी इन्होंने आधार बनाया। और साथ अगला पॉइंट था आठवां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन का मीनिंग ये हो गया कि वायरस जो है, जैसे कोई एक पौधा इन्फेक्टेड हो गया तो एक इन्फेक्टेड पौधे से दूसरे हेल्दी पौधे में वायरस किन किन माध्यमों से फैल सकता है, इस पॉइंट को उन्होंने आधार बनाया। और लास्ट पॉइंट था सिम्टम ऑफ वायरस ऑन होस्ट प्लांट। मतलब अलग अलग वायरस जो होते हैं वह अलग अलग पौधों में, ऑर्गेनिज्म में जब रोग उत्पन्न करते हैं तो उनके कुछ विशेष लक्षण दिखते हैं। तो सिम्टम का मीनिंग यही हो गया कि किसी भी वायरस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब किसी वायरस का संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप उस होस्ट में कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। ये कहें कि मार्फोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, और उस मार्फोलॉजिकल चेंजेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम या लक्षण बोलते हैं। तो इस पॉइंट को इन्होंने आधार बनाया। तो मतलब इस 9 पॉइंट को इन तीनों वैज्ञानिकों ने आधार बना करके वायरस का एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दिया। अब प्रश्न क्लासिफिकेशन क्या है, अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। देखिए वायरस का क्लासिफिकेशन जनरली बीएससी या एमएससी जो कि लेवल तक जनरली जो पूछा है वह अप टू दी ऑर्डर तक पूछता है कि वायरस का क्लासिफिकेशन अप टू दी ऑर्डर तक उसको दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, इन्होंने वायरस के लिए एक फाइलम निर्धारित किया इन वैज्ञानिकों, जिसका नाम रखा वायरा। वायरा मतलब वायरस, तो इन्होंने वायरस को किस फाइलम में रखा, वायरा। अब वायरा जो फाइलम था इसको इन्होंने 2 सब फाइलम में डिवाइड किया, डीऑक्सीवायरा और राइबोवायरा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। डीऑक्सीवायरा मतलब ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो था वह डीएनए था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीऑक्सीवायरा मतलब ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए था। और राइबोवायरा मतलब हो गया ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो था वह आरएनए था। अब देखिए, अब जो डीऑक्सीवायरा जो सब फाइलम था इसको इन्होंने 3 क्लास में बांटा। कौन कौन सा, डीऑक्सीहेलिका, डीऑक्सीक्यूबिका और डीऑक्सीवाइनेला। अब एक क्यों नाम इन्होंने दिया, देखिए डीऑक्सीहेलिका का मतलब क्या हो गया कि डीएनए जो था वह इन हेलिक्स, मतलब डीएनए जो था हेलिकल स्ट्रक्चर में, हेलिक्स के अंदर। डीऑक्सीक्यूबिका, डीएनए जो था वह क्यूबिकल या क्यूब लाइक था। और डीऑक्सीवाइनेला मतलब कि डीएनए विद क्यूबिकल हेड एंड हेलिकल टेल, मतलब इनमें क्या था, जो डीएनए था वह क्यूबिकल हेड था और हेलिकल टेल के रूप में जो कि समायोजित था। तो मीनिंग क्या हो गया कि डीऑक्सीवायरा को इन्होंने 3 क्लास में बांट दिया, डीऑक्सीहेलिका, डीऑक्सीक्यूबिका और डीऑक्सीवाइनेला। अब जो पहला क्लास है डीऑक्सीहेलिका, डीऑक्सीहेलिका में एक ऑर्डर है चीटोवायरल्स। डीऑक्सीक्यूबिका में 2 ऑर्डर इन्होंने दिया, हैप्लोवायरल्स और पेप्लोवायरल्स।
डीऑक्सी क्यूबिका में इन्होंने एक ऑर्डर दिया यूरोवायरल्स। ये हो गया डीएनए जो वायरस था उनका क्लासिफिकेशन। अब आरएनए का क्या था, जो राइबोवायरा था, मतलब जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, तो राइबोवायरा की इन्होंने क्या किया, 2 क्लास में डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर जो है इसमें 3 क्लास था, यहाँ पर क्या था, इसको इन्होंने 2 क्लास में जो है कि आरएनए वायरस को डिवाइड किया, राइबोहेलिका और राइबोक्यूबिका। राइबोहेलिका मतलब क्या हो गया, आरएनए जो था वह हेलिकल या हेलिक्स में था, और राइबोक्यूबिका मतलब आरएनए जो था वह क्यूबिकल या क्यूब में था। अब राइबो जो हेलिका है इसको इन्होंने 2 ऑर्डर में बांटा, रैप्डोवायरल्स और सैगोवायरल्स। रैप्डोवायरल्स और सैगोवायरल्स, और राइबोक्यूबिका को इन्होंने 2 ऑर्डर में बांटा, जिम्नोवायरल्स और टोगावायरल्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वह एलएसटी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से फेमस है, या ये कहें कि वर्तमान में अभी तक जितने भी वायरस के क्लासिफिकेशन दिए गए उनमें सबसे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाँ, वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न अगर आता है मन में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे क्या हो कि हमें भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद।